आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपोजिट्स को देखने वाले हैं मटेरियल साइंस। कंपोजिट्स जो कि स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म का एक उपाय है, एक तरीका है कंपोजिट्स तैयार करना जिससे स्ट्रेंथ मटेरियल का बढ़ जाता है। तो उसी चीज़ को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मटेरियल साइंस का कोर्स चल रहा था और उसी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। हमारा 11 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, सबसे पहले जाके आप उसको चेक करिए, उसके बाद सीक्वेंस से यहाँ तक पहुँचिए। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। कहता है क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट्स। कहता है कंपोजिट्स क्या है सर, इसको पढ़ के क्या करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि ये स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म का एक प्रोसेस है। स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म मतलब आपको अपने मटेरियल का स्ट्रेंथ बनाना है, तो उसके लिए आपके पास एक तरीका है और वो है कंपोजिट्स। कंपोजिट्स को तैयार करना, कंपोजिट्स बनाना। कहता है कंपोजिट्स मटेरियल्स जो होते हैं वो हमेशा दो फेज वाले सामग्री होते हैं, यानी कि जो ये क्या होता है जी, ऑलवेज टू फेज मटेरियल्स होता है। सदैव दो फेज मटेरियल होता है, टू फेज मटेरियल होता है। कभी भी कोई कंपोजिट एक चीज़ से नहीं बना, उसमें दो मटेरियल्स के मिलने से बनता है। तो कौन कौन सा कहता है, एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है रेनफोर्समेंट। एक होता है क्या है जी, एक होता है, ये पेन मेरा क्यों नहीं चल रहा है भाई। कहता है एक होता है आपका मैट्रिक्स और दूसरा होता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, कहता है ये सब क्या होता है, सर मैट्रिक्स क्या है और एनफोर्समेंट क्या है भाई, तो ये आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि है मैट्रिक्स क्या होता है, एनफोर्समेंट क्या होता है। तो कहता है मैट्रिक्स जो होता है यह एक कंटिन्यूस फेज होता है जो दूसरे घटक को बांध कर रखता है और बाहरी बलों को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। मैट्रिक्स का काम क्या है जी, मैट्रिक्स का काम मेनली ही चीज़ें आप याद रखो। मेन है आपका कि भैया जो डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक कंटिन्यूस फेज होता है और रेनफोर्समेंट जो होता है वो एक डिसकंटिन्यूस फेज होता है। आप तो मेन चीज़ें ये याद रखिए। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मैट्रिक्स जो होता है वो कंटिन्यूस फेज होता है और आपका जो रेनफोर्समेंट होता है वो डिसकंटिन्यूस फेज होता है। बाकी आपको मैंने बताया कि क्या होता है जी, तो मैट्रिक्स एक कंटिन्यूस फेज होता है जो दूसरे घटक को बांध कर रखता है और बाहरी बलों को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। जबकि इन्फोर्समेंट क्या होता है जी, कहता है यह एक डिसकंटिन्यूस फेज होता है जिसे इस तरह से चुना जाता है कि उसके गुण धर्म यानी कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स से बेहतर हो। ठीक है, एक तो जो है सो है, हमने इसको इम्प्रूव करना चाहा तो उससे जिस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना चाहा तो उस बेहतर प्रॉपर्टी को रखने वाला जो भी मटेरियल है, जो उसको हम मिलाएंगे उसमें या उसको ऊपर लिपिंग करेंगे या कंपोजिट बनाना है तो एक एक करके दूसरा लेयर बनाते हैं। कहता है यानी कि उसका जो बेटर वर्जन होता है वही होता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, जैसे आपका कांच है, कांच है सर बढ़िया बढ़िया, इससे देखना है हमको, लेकिन हमको बनाना है इसको सर बुलेट प्रूफ। तो क्या करेंगे जी, तो तब बीच में रेनफोर्समेंट डालेंगे, यानी कि रेनफोर्समेंट मतलब कि ऐसा मटेरियल जो डक्टिलिटी रखे। ठीक है, फिर कांच को डालेंगे, ब्रिटल आ गया, फिर बीच में क्या करते हैं डक्टिलिटी रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अरेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है जी, तो कंटिन्यूस फेज होता है और उसके बेटर प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी हमको डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा इरादा दिल का अरमान है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी इसमें होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी वाला सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है उसको ढूंढ के लाएंगे और उसको उसमें मिलाएंगे, वही कहलाएगा आपका रेनफोर्समेंट। समझ में आ गया रेनफोर्समेंट क्या है। यहाँ पे अच्छे से अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। कहता है कि ये रेनफोर्समेंट क्या होता है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट्स, कंपोजिट बनाने के दौरान द रेनफोर्समेंट मटेरियल इज सो सेलेक्टेड दैट इट हैज सुपीरियर प्रॉपर्टीज देन द मैट्रिक्स मटेरियल। जो मैट्रिक्स मटेरियल उससे बढ़िया, जो उसका जो पैरेंट मटेरियल जिसको कह सकते हो जो उसमें है। ठीक है, अगर हमको कोई कंपोजिट बनाना है तो भैया एक मटेरियल लेंगे जिस चीज़ का उसको बनाना है। अब उसमें क्या करेंगे कि इस मटेरियल में क्या घट रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी घट रही है। कहता है सर ये बिट जो हार्ड तो है पर ब्रिटल है, डक्टिलिटी चाहिए। तो उससे कहें चलो भाई एक डक्टाइल मटेरियल लेके आओ। ठीक है, उससे मिलता जुलता जिसका भी प्रॉपर्टी रहे, लेकिन इसमें जो जैसे ट्रांसपेरेंट है अगर ये, तो वो भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पर डक्टाइल होना चाहिए वो। तो वो डक्टाइल मटेरियल को लेके आया और उसमें हमने मिक्सअप किया, कंपोजिट बनाया, उससे मिक्सअप नहीं, उससे क्या बनाया, कंपोजिट बनाया। ठीक है, तो वो जो हम लोगों ने उसमें एक्स्ट्रा जिसमें उसका डिजायरेबल प्रॉपर्टी वाला जो मटेरियल ढूंढ के लाए थे तुम, उसको हम कहते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है,
मेरा समझ में आ गया होगा। कहता बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द रेनफोर्समेंट फेज कंपोजिट मैट्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। ठीक है, कहता है कि ज्योमेट्री रेनफोर्समेंट के ज्योमेट्री के रेनफोर्समेंट के फेज की ज्योमेट्री के आधार पर कंपोजिट मटेरियल को आर क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। अब जो मिला रहे हो मेन चीज़ कौन है, रेनफोर्समेंट है, तो रेनफोर्समेंट को उसके फेज के अनुसार मिलाएंगे ना, अलग अलग फेज में। हो सकता है सॉलिड में कभी मिलाना पड़ जाए, कभी लिक्विड फेज में मिलाना पड़ जाए, कभी किसी और फेज में मिलाना पड़ जाए। कहता इस प्रकार से कंपोजिट को 3 भागों में बांटा गया है। कहता कौन कौन भाग में बांटा गया है सर, तो कहता है कि कंपोजिट्स को रेनफोर्समेंट फेज की ज्योमेट्री के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। कहता कौन कौन है सर, कहता एक है आपका पर्टिकुलेट कंपोजिट्स, दूसरा है फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट और तीसरा है लैमिनेटेड कंपोजिट्स। ये आपका 3 प्रकार के कंपोजिट्स होते हैं। अब एक एक को हम लोग जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले जानना शुरू करेंगे कि ये जो है पर्टिकुलेट कंपोजिट्स कौन है, किसे हम कहेंगे पर्टिकुलेट कंपोजिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को जानना शुरू करते हैं भाई कि क्या है ये। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से ही समझते हैं क्या है भाई ये पर्टिकुलेट कंपोजिट। कहता है कि हार्ड कार्बाइड, जो सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने बताया था कि बच्चों ने तैयार किया है नोट्स। ठीक है, मैं क्लास के नोट्स मैं बच्चों से ले लेता हूँ, तो उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो है इसमें, तो उसको ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देना है। कहता हार्ड कार्बाइड particles are dispersed into soft molten metal like एल्युमिनियम या कॉपर। कहता है कि एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, ठीक है, कहता है इस प्रकार का यानी कि पर्टिकुलेट कंपोजिट में हार्ड कार्बाइड पार्टिकल्स को सॉफ्ट मोल्टन मेटल में डिस्पेयर किया जाता है, फैलाया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। ठीक है, कहता है इस प्रकार से जो फैला के उसमें जो बिखेर के पार्टिकल्स को बनाए हो उसे हम कहते हैं पर्टिकुलेट कंपोजिट्स। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है मैंने कि ये आपका देखो इस प्रकार से है बर्तन, इसमें ये सब जो है वो मोल्टेन मेटल है। कहता मोल्टेन मेटल में कौन कौन है सर, कहता ये आपका एल्युमिनियम या कॉपर है। उसके बाद क्या कर चाहते हैं हम लोग कि भैया हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी को, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, कहता उसके लिए आप इसमें क्या करो जीत, कहता इस प्रकार से पार्टिकल के फॉर्म में आप क्या डाल दो जीत, कहता टंगस्टन या कार्बाइड या फिर आप सिलिकॉन कार्बाइड, कुछ टंगस्टन का कार्बाइड डालो या सिलिकॉन का कार्बाइड डालो, इस प्रकार का आप कुछ चीज़ें डाल सकते हो उसमें। ठीक है, जिससे उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाएगा। कहता इस प्रकार के हम लोग कंपोजिट्स को कहते हैं पर्टिकुलेट कंपोजिट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, डिस्पर्सन के थ्रू हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर दिया है, यानी कि हार्डनेस स्ट्रेंथ को, मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। ठीक है, डिस्पेयर करके, उसमें फैला के, उसमें बिखेर करके। तो समझ में आ गया जी, 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है जी, कहता है एल्युमिनियम हो या कॉपर में टंगस्टन कार्बाइड या SiC सिलिकॉन कार्बाइड पार्टिकल को डिस्पेयर किया जाता है। ठीक है, या डिस्पर्शन स्ट्रेंथनिंग का एक अच्छा उदाहरण है। कहता कि कौन जीत, कहता पर्टिकुलेट कंपोजिट्स। ठीक है, अगला हम लोग चल रहे हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट FRC की तरफ चल रहे हैं। कहता ये FRC क्या है सर, किसको नहीं भाई तुम, कहता FRC क्या है सर, ये कहता ये FRC जो है ये है आपका FRC। ठीक है, FR मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट, इसमें S लगा देते हैं क्योंकि एगो तो है नहीं, FRCS बोलते हैं इसको। कहता है क्या है सर, कहता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स the fiber materials are so selected that its Young's modulus is greater than the Young's modulus of matrix। कहता हम रेनफोर्स्ड मटेरियल को इस प्रकार से ढूंढ के लाते हैं जिसका यंग मॉडुलस जो हो वो हमारा, जिसमें हम मिला रहे हैं जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स मटेरियल है, उसके यंग मॉडुलस से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे को हम कहते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। क्या समझ में आया, कहता फाइबर रेनफोर्स्ड, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ सुनिए। कहता है कि फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट में फाइबर्स को इस प्रकार चुना जाता है कि उसका यंग्स मॉडुलस मैट्रिक्स के यंग्स मॉडुलस से अधिक हो। तो दिक्कत, कहता है इस प्रकार से चुना जाता है। ठीक है, इसे कंपोजिट का यंग्स मॉडुलस रूल ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है, या फिर इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें कहा गया, क्या कहता है EF मतलब यंग मॉडुलस ऑफ फाइबर्स, EM यंग मॉडुलस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। फाइबर रेनफोर्स मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, फाइबर्स। कहता है इसमें क्या होना चाहिए, तो कहता है फाइबर्स जो रेनफोर्स मटेरियल है उसका जो यंग मॉडुलस होना चाहिए वो आपका जो मैट्रिक्स है उसके यंग मॉडुलस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है आपका VF, कहता है वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फाइबर्स, VM वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, EC है यंग मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स एस्टिमेटेड बाय रूल्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे यंग्स मॉडुलस रूल्स ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्या है जी, आगे हमारा है कि आपका जो लोडिंग कंडीशन के आधार पर FRC जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है। लोड के आधार पे हम लोग जो होता है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं जी, कहता है कि FRC को दो भागों में बांटा जाता है। कहता है कौन कौन सा, कहता है एक है लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग और दूसरा है ट्रांसवर्सल लोडिंग। दो ही प्रकार का तो लोडिंग तो होता है, ठीक है। एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग और दूसरे को कहते हैं ट्रांसवर्सल लोडिंग। कहता है लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग को हम लोग आइसोस्ट्रेन कंडीशन भी बोलते हैं और ट्रांसवर्सल लोडिंग को हम लोग आइसोस्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कहता है इसमें क्या करते हैं जी, कहता है लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग में आप देख रहे हो ये है आपका मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल है आपका और इस प्रकार से उसमें कंपोजिट बनाया गया है। इसका मतलब समझते हो ना कि एक मटेरियल यहाँ पे अलग मटेरियल, यहाँ पे अलग मटेरियल, फिर रिपीट हुआ, फिर अलग मटेरियल, इस प्रकार से मटेरियल डाला गया। ये लेयर बाय लेयर है, ठीक है। कंपोजिट तो इसी प्रकार से न बनता है। कहता है ये जो है इसमें अगर आप लोड इस प्रकार से लगा रहे हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आइसोस्ट्रेन कंडीशन है ये। और इसमें जो फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे वो फॉर्मूला आपका ये वाला है जिसे हम यंग मॉडुलस रूल्स ऑफ मैट्रिक्स बोल रहे थे। कहता है EC जो है, ठीक है, वो इक्वल होगा EX इंटू EX मतलब EM इंटू VM प्लस EF इंटू VF। कहता है ये है क्या, तो ऊपर लिखवाया था मैंने, वही चीज़ें हैं ये, ऊपर सारी चीज़ें मैंने बता दिया था कि EC क्या है भाई। तो कहता है EC जो है यंग मॉडुलस ऑफ कंपोजिट्स है, ठीक है। VM क्या वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। ये सारा चीज़ मैंने ऊपर आपको बता दिया था, यही सारी चीज़ें यहाँ पे है। कहता है नहीं बुझाया सर, आप कहना क्या चाहते हो जो बुझा नहीं रहा है। कि मैं सिंपल सी बातें कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं सिंपल सी बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग की बात करें तो इसमें फाइबर और मैट्रिक्स, तो फाइबर है और मैट्रिक्स जो है, ठीक है, एक फाइबर है और दूसरा क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये वाला अगर मैट्रिक्स मानते हो इसको आप, तो बनाए तुम ना हो, तो किसी को आप मैट्रिक्स मान सकते हो कि अगर इसको आप फाइबर मानते हो, ठीक है। कहता इन दोनों में जो होता है वो स्ट्रेन सीमा है, क्योंकि आप इस प्रकार से खींच रहे हो तो फाइबर और मैट्रिक्स में स्ट्रेन जो है वो सेम आएगा, ठीक है। कि अगर अगर जो वो कंडीशन जिसमें फाइबर और मैट्रिक्स में सेम स्ट्रेन आए तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग या आइसोस्ट्रेन कंडीशन, सीधी सी बात। कहता है इसमें आप इस यंग मॉडुलस ऑफ कंपोजिट निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर हम ट्रांसवर्स लोडिंग की बात करें यानी आइसोस्ट्रेस कंडीशन की बात करें, तो इसमें क्या है कि कहते हैं इस स्थिति में दोनों पर समान स्ट्रेस लगता है, ठीक है। दोनों पर, दोनों मतलब कौन कौन जी, कहता है एक है आपका मैट्रिक्स, जो कि ये मान लेते हैं कि वाला जो उजला वाला इलाका है वो मैट्रिक्स है, और जो पेंटिंग करने किया हुआ जो इलाका है ये वाला इलाका है, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है जी, कहता है फाइबर है। इसमें जो है वो दोनों पे स्ट्रेस सेम आएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसवर्सल लोडिंग की। ट्रांसवर्सल लोडिंग में क्या होता है जिसका स्ट्रेस जो होता है वो दोनों में समान होता है, चाहे वो फाइबर हो या मैट्रिक्स हो, दोनों में स्ट्रेस आपका समान होता है, इसलिए हम इसे आइसो स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। इसमें फॉर्मूला जो लगता है वो आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला हूबहू आप याद रखिए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कभी दिख गया एग्जाम में, अगर दिख गया तो फॉर्मूला टिक कर देना कि कौन आइसो स्ट्रेन कंडीशन में है और कौन आपको आइसो स्ट्रेस कंडीशन है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये सारा क्या क्या टर्म है वो आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो आप उसको बस देखिए, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खूब वो फॉर्मूला आएगा वरना वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने अपने सेफ्टी के लिए आपको दे दिया है कि यदि कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो आप परेशान ना हो कि कहाँ से क्या आ गया, तो आप उसको याद रखिए। इसी आपका यानी कि जो आपका कंपोजिट बन के तैयार हुआ है उसका यंग मॉडुलस कितना होगा भाई,
तो वो डिपेंड करेगा क्या भाई, तो कहता क्या क्या मिला के बनाए हो उसमें, ठीक है, यानी कि आपने फाइबर्स मिलाए और आप मैट्रिक्स मिलाए, तो उन दोनों का यंग मॉडुलस कितना है और किस वॉल्यूम में मिले हुए हैं, ठीक है, बस उसके वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाला तो बड़ी आराम से बन गया है कि ई एफ में वी एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ई एफ में वी एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। ये वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम इजेक्ट नहीं है, वॉल्यूम फ्रैक्शन है। वॉल्यूम फ्रैक्शन समझते हो ना, वॉल्यूम फ्रैक्शन माने वी एफ, मतलब कि भैया जो वॉल्यूम आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन मतलब क्या कि टोटल वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम कितना है फाइबर का, वो होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसी प्रकार से अगर इसमें ट्रांसवर्सल कंडीशन में है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो आपका ई सी निकालना है जो है वो ई एम और ई एफ को मल्टीप्लाई करना है, जो उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ई एफ से हमको लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको याद रखना है हर हाल में, समझ लीजिए ये बात आप, ठीक है। अगर इतना पढ़े हो तो याद रखोगे ना, वरना पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। अगला है लैमिनेटेड कंपोजिट्स, जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग्स, ठीक है। कहता है लैमिनेटेड कंपोजिट्स क्या होता है जी सर, कहता है लैमिनेटेड मतलब जैसे मैंने बताया था लेमिनेटेड ग्लास होता है, लेमिनेटेड बहुत सारी चीज़ें बनता है, ठीक है। तो लैमिनेटेड कंपोजिट्स किसे कहते हैं, कहता है इस प्रकार के कंपोजिट का मुख्य उद्देश्य होता है ये जो कुछ है ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को पाना। मतलब कौन कौन ऑब्जेक्टिव है सर, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, उस चीज़ों को पाने की हम कोशिश करते हैं इस कंपोजिट को बनाकर। अगर इस कंपोजिट को हमने बनाया है तो हमारी चाहत है कि ये चीज़ें हो जाए। कहता है क्या हो जाए, टू इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंस एंड बियर रेसिस्टेंस। हम ये जो लेमिनेटेड कंपोजिट क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं क्या जी, कहता है लेमिनेशन में क्या होता है कि नीचे मटेरियल है, ऊपर आपने कवरिंग चढ़ा दिया है चारों तरफ से, यही ना किए हो आप, कवर हमने क्यों चढ़ाया है, ठीक है, ऊपर दूसरा मटेरियल डाल दिए हैं कि जैसे पेंटिंग करते हो ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो, उसी प्रकार का लैमिनेटेड कंपोजिट बन रहा है। मतलब ये क्यों कर रहे हैं सर, ताकि भैया कोरोजन से बच जाए, क्योंकि ऊपरी सरफेस नीचे वाला मटेरियल वो हार्डनेस दे रहा है, वो मान लेते हैं कि आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि उल्टा है, ठीक है। हम अगर बनाते पूरा का पूरा मटेरियल बनाते हार्ड मटेरियल का तो बेटर हो जाता। तो हमने क्या किया कि भैया हमने ले लिया पूरा इस प्रकार का मटेरियल, जैसे कांच का मटेरियल ले लिया, ठीक है, कांच का नहीं, हमने क्या लिया भाई कि कांच का लेंगे सर, कांच का कोई चीज़ बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मटेरियल मैटर सर, कहता क्या गड़बड़ा जाएगा, क्या तो ब्रिटल हो जाएगा, थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो टूट जाएगा। तो आप क्या करो भाई कि आप कांच जैसा चीज़ें चाहते हो, प्रॉपर्टी चाहते हो, शार्पनेस चाहते हो, तो तुम क्या करो कि अंदर कोई और मटेरियल दे दो, वो डाल दो, या कुछ और मटेरियल डाल दो, और ऊपर क्या कर दो, कांच लगा दो, ठीक है, उसके सरफेस पे कांच लगाओ। तो अगर पूरा कांच का बनाओ तो पट से टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऐनक ही बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी पीछे रहता है कुछ और उस पर ऐनक लगा देते हैं, ठीक है, मिरर लगा देते हैं। इस प्रकार का चीज़ें करेंगे, इससे क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा इम्प्रूव कोरोजन इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे कोरोजन होता है, सरफेस तो भैया दूसरे मटेरियल का तुमने डाल दिया जिसमें कोरोजन नहीं होना है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। या बियर रेसिस्टेंस हम कम कर सकते हैं, अगर खिया सकता था तो ऊपर हमने हार्ड मटेरियल का लेपिंग कर दिया जिससे वो नहीं खियाएगा। एक सीधे सीधे समझ लो कि जिस प्रकार से पेंटिंग करते हो ना, ठीक है, आप पेंट लगाते हो ना, पेंट चढ़ाते हो ना, कोई भी लोहा का सामान लेके आते हो तो उस पर पेंट लगाते हो ताकि जंग ना लगे, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, लेमिनेशन की मदद से हम वही करना चाहते हैं, इसीलिए तुम लेमिनेशन कराते भी हो, तुम लोग अब मोबाइल का भी लेमिनेशन करा लेते हो। इसी लेमिनेटेड कंपोजिट के नाम पे ही लेमिनेशन शब्द बना है, जो आप मोबाइल का लेमिनेशन कराते हो। अतः क्यों लेमिनेशन कराया मोबाइल का, ताकि नीचे वाला जो है उसमें इंडिटेशन मार्क जो आ जाता है, खिया जाता है, रगड़ा जाता है, गंदा हो जाता है, वो सब चीज़ें बच जाए। तो यही हो रहा है, इसी कारण से हम लेमिनेटेड कंपोजिट बनाते हैं। और कहता टू इम्प्रूव क्या, फटिक एंड क्रीप रेसिस्टेंस, जो फटिक और क्रीप को भी सुधारने में ये मदद करता है, मैंने कि ये उद्देश्य से हम लोग लेमिनेशन करते हैं। पहला क्या, किस कारण से लेमिनेशन कर रहे हैं जी, कहता है कोरोजन और रेसिस्टेंस, कोरोजन रेसिस्टेंस और बियर रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्यों कर रहे हैं, कहता फटिक और क्रीप रेसिस्टेंस में सुधार करने के लिए। तीसरा क्या कर रहे हैं सर, कहता टू इम्प्रूव सरफेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी। कहता हम जानते हैं कि करंट जो चलता है वो सरफेस में चलना है, ठीक है। कहता इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। कई जगहों पे लेमिनेशन करता है, लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल तुमने सुना होगा, ठीक है। आपने ये जहाँ पे आप ट्रांसफार्मर होता है उसमें लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल किया जाता है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कि लेमिनेटेड कोर से क्या होता है सर, कि अगर तुम मेटल का परत चारों तरफ से चढ़ा देते हो, ठीक है, तो तुम जानते हो कि मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव कितना होगा, जीरो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
ठीक है, ये फ़ायदेमंद हो गया ना। हमें क्या करना है भाई, कोई मटेरियल हम चाहते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ना हो, तो भैया ऊपर चारों तरफ से मेटल का कवरिंग चढ़ा दो, लेमिनेशन कर दो, ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा कर दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, टू इम्प्रूव यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ ए हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन को समान रूप से फैलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य कारण है जिसके लिए हम लोग लैमिनेटेड कंपोजिट को बनाते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग लैमिनेटेड कंपोजिट्स को बनाते हैं, ठीक है। कहता कुछ एग्जाम्पल बताइए सर, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको एयर क्लैड, कहता है किसमें क्या होगा सर एयर क्लैड, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या इसके बारे में, कहता नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमसे सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो है ना, हम तो वही हैं। कहता है क्या हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एयर क्लैड की। कहता है कि इसमें हाई प्योरिटी एल्युमिनियम लेयर को कॉमर्शियल प्योरिटी एल्युमिनियम लेयर के साथ बॉन्ड किया जाता है। यह लाइट वेट और कोरोजन रेसिस्टेंस के कारण एरोस्पेस एप्लीकेशन में काफ़ी उपयोगी होता है। एयर क्लैड एल्युमिनियम को जो कहते हैं ना कि एल्युमिनियम का जहाज वगैरह एल्युमिनियम का बनाना होता है ताकि हल्का होता है, ताकि सिर्फ हल्का करने से भैया बाकी चीज़ भी नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हमको हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, तो कहता है ऊपर से लेमिनेशन करना पड़ेगा। कहता है एयर क्लैड में क्या होता है जी, कहता है इसमें हाई प्योरिटी एल्युमिनियम लेयर को हम कॉमर्शियली प्योरिटी एल्युमिनियम लेयर के साथ बॉन्ड कर देते हैं। ये लाइट वेट और कोरोजन रेसिस्टेंस के कारण एरोस्पेस एप्लीकेशन में काफ़ी उपयोगी होता है। याद रखिएगा। दूसरा है कॉपर क्लैड एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर क्लैड एल्युमिनियम, ठीक है, या फिर उसके एक तो है कॉपर क्लैड एल्युमिनियम। कहता है ये क्या है सर, कहता है ये क्रीप रेसिस्टेंस को बढ़ाने में उपयोग होता है या क्रीप रेसिस्टेंस को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। कौन जी, तो कहता है कॉपर क्लैड एल्युमिनियम, ठीक है, किसमें जी, तो कहता है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, काजनी से जीके टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये क्रीप रेसिस्टेंस में काम आएगा, ठीक है। इसका मैंने बताया है कि एल्युमिनियम क्लैड का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं जी, कहता है एरोस्पेस में। क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, एरोस्पेस में, एरोस्पेस एप्लीकेशन में, एरोस्पेस एप्लीकेशन में, ठीक है। अगला क्या है जी, कहता है कि सीयू क्लैड स्टील, ठीक है, एल्युमिनियम क्लैड स्टील। कहता है ये क्या है सर, कहता है इसका इस्तेमाल हम हीट डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए करते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए करते हैं। यानी ये किसमें मदद करेगा जी, उसको भी लिख लो आप लोग। हीट डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेलिंग सही से कर लेना, हीट डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करने में, यूनिफॉर्मिलिटी को बेहतर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी, कहता है कॉपर क्लैड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा किस्सा था यहाँ। अब एक और ज्ञान की बातें उसको भी जान लेते हैं हम लोग। कहता है क्या ज्ञान की बातें हैं, कहता है फाइबर एनफोर्समेंट कंपोजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फाइबर एनफोर्स कंपोजिट FRC की हम बात कर रहे हैं। कहता है ये जो है exhibit superior stiffness in the longitudinal direction of the loading rather than the transversal direction of loading। कहता है कि ज़्यादा स्टिफनेस जो शो करेगा, सुपीरियर स्टिफनेस जो शो करेगा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर लोडिंग हो रहा है तो उस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा स्टिफनेस ही शो करेगा रेदर दैन द ट्रांसवर्सल डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन की तुलना में। और उसका रीजन भी आपको साफ साफ डायग्राम से ही पता लग जाता है कि ऐसा क्यों करेगा जो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जी, तो सब में सभी में स्ट्रेन सेम ना हो रहा है जी, चाहे ये आपका मैट्रिक्स या फाइबर हो, दोनों में स्ट्रेन जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, दोनों सेम खींचा रहा है, सब लोग मिल के ऐसा कर रहा है। तो भाई इसमें क्या हो रहा है भाई, कहते हैं इसमें आपका जो हो रहा है ई मटेरियल का अलग से स्थिति आ रहा है, इसका अलग से हो रहा है, ठीक है, इसका अलग से हो रहा है, इस पर अलग से लोडिंग काम कर रहा है, तो स्ट्रेस तो सेम है पर स्ट्रेन तो सेम नहीं है ना, सब अलग अलग ढंग से असर कर दिखाएगा ना, और उसका जो नेट रिजल्ट बनेगा वो असर आपको दिखेगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला से भी आप देख सकते हो कि फॉर्मूला में आपको यंग मॉडुलस जो है वो किस में ज़्यादा दिख रहा है भैया। एक में तो है आपका कि दोनों को बस मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया, एक में तो भैया दोनों तो छोड़ो, एक तो सबसे बड़े सुंदर दोनों मल्टीप्लाई करके जुड़ा है, इसमें तो ए को मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर से टोटलवा से और डिवाइड हो गया है, इसमें इसी कम ना गया,
ट्रांसवर्स, तो फॉर्मूला से क्लियर है कि ट्रांसवर्स लोडिंग जो है, ट्रांसवर्स लोडिंग में जो है आएगा आपका स्टिफनेस कम आएगा, जबकि आपका जो आप लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग करेंगे तो उसमें स्टिफनेस आपको ज़्यादा देखने को मटेरियल का मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने देखा। उसके बाद देखना है कुछ और एफआरसी के बारे में जान लेते हैं। कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ एफआरसी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, कहता है स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर एनफोर्स्ड कंपोजिट्स जो होता है एफआरसी में स्ट्रेंथ क्या होता है जी, कहता है इन निम्नलिखित कारणों पर डिपेंड करता है। कौन कौन कारण है सर? कहता है फाइबर का साइज, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में फाइबर का साइज क्या है, उसका शेप क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस प्रकार से वो फैला हुआ है, इन सब चीज़ों पे एफआरसी मटेरियल का प्रॉपर्टी जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है जी, कहता है फाइबर एक्सेप्ट रेशियो। कहता है एस्पेक्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट रेशियो होता है। एस्पेक्ट का आपने पढ़ा होगा, जैसे आप 16:9 जो करते हो, इस रेशियो में आपका मोबाइल होता है या वीडियो जो बनता है 16:9 में, या फोटो वगैरह का अपलोड करते होगे। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो कहता है उसी प्रकार से फाइबर एस्पेक्ट रेशियो जो होना चाहिए, ठीक है, उसकी बात की गई है यहाँ पे गलती लिखा गया है। कहता है फाइबर एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है किसका, मतलब मटेरियल का स्ट्रेंथ कि किस एस्पेक्ट रेशियो में आपने उसको फाइबर को मिलाया, यानी फाइबर का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, उन दोनों का रेशियो को एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। उस यहाँ पर लिखा हुआ है एस्पेक्ट रेशियो मतलब लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ फाइबर्स। लेंथ टू डायमीटर रेशियो, कितना मोटाई में आपने दिया है और कितना लंबा दिया है। ठीक है, लेंथ और डायमीटर के रेशियो के को ही हम एस्पेक्ट रेशियो कह रहे हैं और उस पर डिपेंड करेगा एफआरसी मटेरियल का स्ट्रेंथ। कहता है फाइबर मैट्रिक्स इंटरफेसियल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलती लिख दिया इसलिए पढ़ने में तकलीफ हो रहा है। कहता है ये है आपका इंटरफेसियल, इंटरफेसियल बॉन्ड स्ट्रेंथ, फाइबर मैट्रिक्स इंटरफेसियल बॉन्ड स्ट्रेंथ। कहता है कि फाइबर और मैट्रिक्स जो इंटरफेस कर रहा है उसका जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उस पर स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है जी, फाइबर की ओरिएंटेशन और लोडिंग डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट क्या है, उसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है जी, कहता किस पे डिपेंड करता है, कहता फाइबर की ओरिएंटेशन और लोडिंग डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट कैसा है। ठीक है, फाइबर की ओरिएंटेशन और लोडिंग डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट कैसा है, इस बात पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, एफआरसी जो मटेरियल बन रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा किस्सा था इसका, जो किस्सा हमने जाना, समझा और पढ़ा। ठीक है, अब कहता है कि सर जान समझ तो लिए, हमने पढ़ भी लिया, पूरा देख भी लिया, अब बताइए कंक्लूजन क्या हमने पढ़ा। यहाँ से हमने कंपोजिट से शुरू किया था, यहाँ तक पढ़ा हमने, तो क्या पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा तो उसको थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। कहता है हमने क्या पढ़ा कि कंपोजिट मटेरियल जो है सर, कंपोजिट मटेरियल की चर्चा हम कर रहे थे, कंपोजिट मटेरियल की हम चर्चा कर रहे थे। तथा कंपोजिट मटेरियल आधुनिक उद्योग में स्ट्रक्चर मटेरियल्स के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। आज हर जगह प्योर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज जहाँ भी मॉडर्न अगर इंडस्ट्री में अगर जाओगे, पहले वाला नहीं, अगर मॉडर्न इंडस्ट्री में जाओगे तो स्ट्रक्चर मटेरियल की अगर बात करें, यानी कुछ बनाना है उसके लिए स्ट्रक्चर मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे आपका ये कंपोजिट मटेरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। कहता है इसकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, क्या क्या है जी, कहता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, कोरोजन रेसिस्टेंस और कस्टमाइजेबल प्रॉपर्टी। जितना जैसा हम चाहेंगे, भाई हम लोग उस प्रकार से अरेंज कंपोजिट बना रहे हैं ना, तो जैसा प्रॉपर्टी हम चाहते हो वैसा प्रॉपर्टी हमको मिल जाता है। ऐसे आप रियल लाइफ में, मतलब आप सोचते हो कि भाई भगवान नेचुरली हमको ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसमें हमको डिजायरेबल प्रॉपर्टी मिल जाता है, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप मटेरियल को मिला के, लेमिनेट करके, कंपोजिट बना के आप वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी आप अचीव करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई इतना बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, लेकिन बहुत हल्का भी होना चाहिए। अब हल्का भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो, कहाँ से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, मिलावट करते हैं, मिला जुला के किसी प्रकार से काम चलाते हैं। ठीक है,
कहता है इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं सबके बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आपको एरोस्पेस में अभी मैंने बताया था, ठीक है, एरोस्पेस में इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमोटिव में इस्तेमाल हो रहा है, मरीन में इस्तेमाल हो रहा है। इसे याद रखिए, कभी कभी आप क्या होता है इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पूछ देता है कि भैया आप बताओ यहाँ आए हो तो कंपोजिट मटेरियल के इंडस्ट्री में आए हो तो इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, तो मरीन में हो सकता है, इसके अलावा आपको बायोमेडिकल में हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा आपको डिफेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो ये सब आप जानो क्योंकि इससे इसलिए इस एग्जाम में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसे डिटेलिंग करना पड़ा इसका क्योंकि हर थ्योरी इसका हर बुक में ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये डिमांड में ज़्यादा है, ठीक है, तो ये डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। कहता फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट और लेमिनेटेड कंपोजिट्स के उपयोग से विशेष परिस्थितियों के लिए बेहतर मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाली सामग्री बनाई जा सकती है, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले FRC का इस्तेमाल करेंगे, FRC फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट और लैमिनेटेड कंपोजिट, और ये इस्तेमाल ज़्यादा हो भी रहा और भविष्य में भी उम्मीद है कि इसका और ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, FRC बताता है FRC कंपोजिट और लैमिनेटेड कंपोजिट का उपयोग विशेष परिस्थितियों के लिए बेहतर मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाली सामग्री को बनाने में किया जा सकता है, ठीक है, तो ये पूरा किस्सा हुआ। अब कहोगे सर कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, देखो तो क्वेश्चन तो हम नहीं बताते हैं भैया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पढ़े हैं उसमें गेट EC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कहता है कि आपको आ सकता है जो भी हमने फॉर्मूला ये बताया ना, जैसे फॉर्मूला तो गेट में आप ध्यान रखिए कि सबसे आ सकता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं मिक्सचर, रूल ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, रूल ऑफ मिक्सचर का उपयोग करके यंग मॉडुलस जो आप निकालने का फॉर्मूला जो है वो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आप निकालने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है, पहला तो ये आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, ये कहता है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स लोडिंग कंडीशन को आपको समझना चाहिए, समझाना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कहता है कि लॉन्गिट्यूडिनल है और दूसरा क्या है जी, कहता है ट्रांसवर्सन है, ट्रांसवर्स तब ना तो डिटेल हम दिए हैं उसको, ये दोनों लोडिंग कंडीशन है उसको आपसे पूछा जा सकता है किस में को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें किस में क्या कांस्टेंट रहता है, ठीक है, किस में स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, किस में स्ट्रेन कांस्टेंट रहता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ठीक है, इसके अलावा क्लैडिंग मटेरियल का हमने डिटेलिंग किया, क्लैडिंग मटेरियल में हमने ढेर सारा चर्चा किया, तो कहता क्लैडिंग मटेरियल का जो उद्देश्य है और उसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है जो मैंने आपको दिया वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है फाइबर एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है जी, कहता और जो है आपसे पूछा जा सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप मजबूत, ठीक है, कर लीजिए, कहता फाइबर एस्पेक्ट रेशियो और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस विषय पे मटेरियल साइंस में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कंपोजिट एग्जाम के साथ साथ इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो लोग शेयर करेगा और मुझे उसका स्क्रीनशॉट देगा, ठीक है, मेरा ईमेल आईडी दे रखा है उस पर, उसको ये जो PDF है वो फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, तो पूरा मटेरियल साइंस का जो PDF है वो फ्री में उसका स्टडी के लिए दिया जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।